नमस्ते दोस्तों, लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उसका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उसका खैर मकदम, तूफान से ही लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 की महान क्रांति। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, यूपीएससी हो, पीसीएस हो या अन्य किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो 1857 की महान क्रांति जो हुई थी, उससे जुड़े हुए जितने भी बिंदु हैं इस टॉपिक में आज हम लोग कवर करेंगे। चलिए पहले हम लोग देखते हैं इस क्रांति के पीछे क्या कारण था। तो क्रांति के जो प्रमुख कारण है उसको हम डिस्कस करेंगे। कॉज ऑफ द रिवॉल्ट। पहला कारण देखते हैं राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में क्या क्या बिंदु है वो चीज हम लोग देखते हैं। जैसे लॉर्ड डलहौजी की व्यापक नीति, जो लॉर्ड डलहौजी की व्यापक नीति थी, ये कारण था। इसके तहत क्या हुआ, रियासतों का विलय किया गया, जिसमें सतारा, जयपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, तो ये जो रियासतों का विलय किया गया था तथा नागपुर, ये सभी एक राजनीतिक कारण थे। जैसे अवध को कुशासन के आधार पर 1856 में विलय कर लिया गया, तो उसी प्रकार से अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के शाही विशेष अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया था। ये सब राजनीतिक कारण थे 1857 के। अब आते हैं आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में देखते हैं क्या क्या होता है आर्थिक कारण में। तो आर्थिक कारण में जैसे अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियाँ, अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियाँ जिसमें अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी, महालेवारी, ये सब भू राजस्व नीतियाँ था, जिससे क्या होता था, किसानों को अत्यधिक शोषण होता था। इनाम कमीशन गठन किया गया था 1852 में, जिसके तहत लगभग 20,000 जागीरी जब्ती कर दी गई। पारंपरिक जो भारतीय हस्तशिल्प और उद्योग था उसका विनाश कर दिया गया। ये सब जो थे आर्थिक कारण के प्रमुख बिंदु थे। अब आते हैं सामाजिक धार्मिक कारण। सामाजिक धार्मिक कारण देख लेते हैं। तो सामाजिक धार्मिक कारण में जैसे सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में किया गया, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में, तथा ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों से धर्म परिवर्तन का भय, लेक्स लॉकी कानून 1850, ईसाई धर्म अपनाने वाले को भी पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया गया था। मतलब ये जो लेक्स लॉकी कानून है, इस कानून को आप लोग गौर कीजिएगा। इस कानून के तहत क्या था कि ईसाई धर्म अपनाने वाले को भी पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया जाता था। तो ये जो कारण था, विधवा विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ईसाई मिशनरी गतिविधि या सती प्रथा का उन्मूलन, ये सब जो था, जो हमारे जो पहले का जो सामाजिक संरचना थी उसको तोड़ने का प्रयास किया गया था, या उसमें कुछ सुधार किए गए थे। जो हमारे जो सामाजिक धार्मिक धार्मिक से जुड़े हुए जो लोग थे, उनको यह नीति, अंग्रेज की नीति गलत लगी और इसके लिए वो लोग विरोध किया। अब सैन्य कारण देख लेते हैं। सैन्य कारण में देखिए सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लाया गया था। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 में, इसके तहत भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र पार सेवा अनिवार्य की गई थी, और भारतीय एवं ब्रिटिश सैनिकों के वेतन, पदोन्नति तथा भत्तों में अत्यधिक असमानता था। इसको लेकर भी जो सैनिक लोग जो थे इसको विरोध करते थे। अब तत्कालीन कारण देखें, जो उस समय का जो तत्कालीन कारण था वो क्या था। तो तत्कालीन कारण में जो क्वेश्चन पूछ रहता है कि 1857 की तत्कालीन कारण क्या थी, तो देखते हैं इसको। जैसे पुरानी जो ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर, जो पुरानी हमारा जो बंदूक था उस समय जो यूज किया जाता था सैनिकों द्वारा, वो ब्राउन बेस था, ठीक। उसके स्थान पर क्या लाया गया, तो एनफील्ड राइफल लाया गया था, इसका प्रयोग किया गया था, जिसमें क्या थे, तो जो कारतूस था उसमें गाय और सुअर की चर्बी था, उसको इस्तेमाल किया गया था। तो इससे क्या हुआ था कि 29 मार्च 1857 को जो बैरकपुर छावनी में 34 इन्फेंट्री 34 इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे द्वारा इस चीज को लेकर, कारतूस को लेकर विद्रोह कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रमुख केंद्र नेतृत्वकर्ता और ब्रिटिश दमनकर्ता। जहां जहां से 1857 क्रांति का जो नेतृत्व करता थे वो चीज हम लोग देखते हैं। जैसे दिल्ली से देखेंगे
तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय, इसका वास्तविक नाम क्या था? जनरल बख्त खान। इसे याद रखिएगा कि बहादुर शाह जफर द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? जनरल बख्त खान। इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था क्रांति को। और जो ब्रिटिश दमनकर्ता थे कौन थे? तो जॉन निकलसन या कर्नल हडसन। ये चीज याद रखिएगा। अब कानपुर से देखें, कानपुर से कौन नेतृत्व किए थे इस क्रांति को? तो नाना साहब। कानपुर से नाना साहब नेतृत्व किए। नाना साहब का और निक नेम क्या था? तो धोधू पंत। फिर उसके बाद कानपुर से ही तात्या टोपी। तात्या टोपी भी कानपुर से ही थे और इनका निक नेम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं कि तात्या टोपी का अन्य नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहब का अन्य नाम क्या था? तो धोधू पंत। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। और इस कानपुर से ब्रिटिश दमनकर्ता कौन थे? ब्रिटिश जनरल कौन थे? सैनिक कौन थे? तो सर कॉलिन कैंपबेल। सर कॉलिन कैंपबेल। इसको याद रखने का एक ट्रिक है कि कैंपबेल, कैंप में कैप, कैप में क्या होता है? टोपी होता है। तो हम लोग कानपुर, कान है यहाँ पे, कान, तो कान टोपी कहाँ पहना जाता है? तो कान को ढकने के लिए टोपी पहना जाता है। तो इस चीज से आप लोग पकड़िएगा। और कैंपबेल के साथ और कौन थे? तो हॉकलुक थे। अब आते हैं लखनऊ। लखनऊ से कौन नेतृत्व किया? लखनऊ यानी अवध से। तो अवध से कौन थे? तो बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। और एक और जो था ब्रिटिश कादरी। इसे याद रखिएगा। और ब्रिटिश दमनकर्ता कौन थे? तो कॉलिन कैंपबेल। लखनऊ यानी अवध से भी कॉलिन कैंपबेल थे और हेनरी लॉरेंस थे। अब आइए झांसी से। झांसी एवं ग्वालियर, यहाँ से कौन थे इस विद्रोह को नेतृत्व करने के लिए? यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई थी और तात्या टोपी भी थे। इससे नेतृत्व कौन था? ब्रिटिश दमनकर्ता कौन था? झांसी से ब्रिटिश दमनकर्ता था सर ह्यूग सर ह्यूग ब्रिटिश दमनकर्ता था। सर ह्यूग के द्वारा ही झांसी की रानी के बारे में टिप्पणी किया गया था कि मात्र वही एक मर्द है, मतलब इस तरह का, मतलब टिप्पणी किया गया था जो कि एक बहादुर बताया गया था। अब आते हैं बिहार से। तो बिहार के जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह। काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर बीपीएससी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह, दोनों भाई थे। और ब्रिटिश दमनकर्ता कौन थे? तो विलियम टेलर और विसेंट आयर। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फैजाबाद से कौन नेतृत्व करता था? मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद से कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे। अंग्रेजों ने इसे 50,000 रुपए का इनाम रखा था। मौलवी अहमदुल्ला पे अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था। और ब्रिटिश दमनकर्ता कौन थे? तो जनरल रेनॉल्ड ब्रिटिश दमनकर्ता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इलाहाबाद से। तो इलाहाबाद से कौन थे? इलाहाबाद से थे लियाकत अली। इलाहाबाद से कौन थे? तो लियाकत अली इलाहाबाद से थे। और ब्रिटिश दमनकर्ता कौन थे? तो कर्नल नील थे। उसके बाद आते हैं बरेली से। तो बरेली से थे खान बहादुर खान। बरेली से कौन थे? खान बहादुर खान। और ब्रिटिश दमनकर्ता थे सर कॉलिन कैंपबेल। सर कॉलिन कैंपबेल आप याद रखिएगा कि बरेली से भी थे, कानपुर से भी थे, और यहाँ पे मतलब है कानपुर से थे और लखनऊ अवध से भी थे। अवध, कानपुर और बरेली से सर कॉलिन कैंपबेल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं असफलता के मुख्य कारण क्या थे? आखिर क्या कारण था यह जो 1857 की क्रांति जो बड़े पैमाने पर हुई थी वो विफल हो गई? तो इस चीज को हम लोग देखेंगे। रीजन ऑफ फेलियर। तो एक पहला पॉइंट है कि यह जो क्रांति हुई थी इस सीमित भौगोलिक विस्तार इस क्रांति का था, यानी कुछ ही जगहों पे इस क्रांति का विस्तार देखा गया था। यह विद्रोह मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत जैसे अवध, रोहिलखंड, बिहार, बुंदेलखंड तक ही सीमित रहा था। दक्षिण भारत, पंजाब, सिंध, राजस्थान, पूर्वी भारत लगभग इस क्रांति से अप्रभावित रहे थे। एक सीमित भौगोलिक विस्तार हो गया। दूसरा है कि विशिष्ट वर्गों का असहयोग, जैसे अधिकांश देशी रियासत के शासकों, जैसे में ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, भोपाल के नवाब, पटियाला व जिंद के राजा ने अंग्रेजों की ही मदद की। आधुनिक शिक्षित मध्यम वर्ग, व्यापारी, बड़े जमींदार तटस्थ रहे तथा अंग्रेजों के समर्थक रहे। तो यही एक मुख्य कारण था। अगला बिंदु आता है केंद्रीय नेतृत्व एवं योजना का अभाव। तो विद्रोहियों के पास किसी एकीकृत योजना या भविष्य की प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव था, यानी क्रांति से पूर्व कोई योजना नहीं बनाई गई थी। अब आते हैं संसाधनों का विषमता। संसाधनों का विषमता जैसे क्या था कि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, कुशल सेनापति थे, टेलीग्राफ था, रेलवे जैसी त्वरित संचार व्यवस्था थी, जबकि भारतीय सैनिक पारंपरिक हथियार और सीमित
संसाधनों पर निर्भर थे। तो ये जो 4 बिंदु थे असफलता के मुख्य कारण थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं परिणाम और उसके दूरगामी प्रभाव क्या थे। तो परिणाम और दूरगामी प्रभाव पर हम लोग गौर करते हैं। इससे पहला बिंदु है इसमें कि कंपनी शासन का अंत हुआ। इससे क्या हुआ, 1857 क्रांति के परिणाम में क्या हुआ कि कंपनी शासन का अंत हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। दूसरा बिंदु है कि वायसराय का पद जो था वो सृजन किया गया। पहले जो थे भारत के गवर्नर जनरल, उस पद को बदलकर क्या कर दिया गया, तो भारत का वायसराय कर दिया गया। फिर लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बने। इस चीज को याद रखिएगा कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे, और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। फिर नेक्स्ट बिंदु है कि भारत सचिव। नेक्स्ट बिंदु भारत सचिव। तो भारत सचिव जो थे ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में भारत सचिव का नया पद सृजन हुआ। नया पद सृजन हुआ। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल का गठन हुआ। फिर नेक्स्ट बिंदु है कि सैन्य पुनर्गठन। सैन्य पुनर्गठन यानी पील आयोग के तहत सैन्य पुनर्गठन किया। पूछता है कि 1857 की क्रांति के बाद सैन्य पुनर्गठन किस आयोग के तहत किया गया था, किस आयोग की अनुशंसा पर की गई थी, तो पील आयोग के तहत किया गया था, इसकी सिफारिश पर किया गया था। इसमें क्या थी कि भारतीय सेना का पुनर्गठन हुआ, यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया, यानी सेना में जाति और क्षेत्र के आधार पर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई, जिसमें सिख, गोरखा और पठानों को मार्शल कौम घोषित किया गया। आगे बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया की घोषणा काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा होती है, जिसमें इलाहाबाद दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ी गई। किसके द्वारा पढ़ी गई महारानी विक्टोरिया की घोषणा, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। कहाँ पढ़ी गई, तो इलाहाबाद में। इसके तहत राज्यों के विलय की नीति का त्याग किया गया तथा भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया गया। जो महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा थी, जो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो पढ़ी गई थी, उसमें था कि जो भारतीयों के जो धार्मिक और सामाजिक मामले हैं उसमें हस्तक्षेप ब्रिटिश सरकार के द्वारा नहीं की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख इतिहासकार एवं उनके दृष्टिकोण क्या थे। तो इस क्रांति को लेकर हर एक इतिहास का अलग अलग मत था। चलिए उसके बारे में देखते हैं। जैसे वीडी सावरकर द्वारा क्या कहा गया है, तो इन्होंने कहे हैं इस क्रांति को, यह भारत का प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। द इंडियन वार इंडिपेंडेंस 1857। आरसी मजूमदार क्या बोले, आरसी मजूमदार इनके द्वारा कहा गया कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो यह प्रथम था और न ही राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये चीज याद रखिएगा। सर जॉन लॉरेंस एंड सीले इनके द्वारा कहा गया, यह पूर्णतः एक देशभक्ति रहित स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। और टी आर होम्स इनके द्वारा क्या कहा गया इस क्रांति को लेकर, तो टी आर होम्स बोले यह सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष था। सभ्यता कौन, तो सभ्यता वह अपने आप को दर्शाते थे, क्योंकि यह साम्राज्यवादी इतिहासकार थे। ब्रिटिश सभ्यता, ब्रिटिश जो कल्चर था उसको यह सभ्य कहते थे, और भारतीय कल्चर को यह बर्बरता कहते थे। तो यही बताया कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष था। किसके द्वारा, टी आर होम्स के द्वारा। यह साम्राज्यवादी इतिहासकार थे, इसलिए अपने आप को सभ्य समझते थे। और एल ई आर रिच क्या कहे, यह धर्मांधों का ईसाइयों के बीच एक धर्म युद्ध था। क्या बोलते हैं, यह धर्मांधों का ईसाइयों के बीच एक धर्म युद्ध था। अब आते हैं सर जॉन जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर इनके द्वारा क्या कहा जाता है। इनके द्वारा कहा जाता है कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का संघर्ष था, यानी अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का संघर्ष था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस एन सेन के द्वारा क्या कहा जाता है, देख लेते हैं। एस एन सेन कहते हैं कि जो युद्ध धर्म के नाम पर शुरू हुआ था वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। यानी जो युद्ध धर्म के विरोध में शुरू हुआ, अंत में वह स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। जो एस एन सेन क्या थे, सरकारी इतिहासकार थे। यही प्रश्न पूछा जाता है कि सरकारी इतिहासकार कौन थे 1857 की क्रांति का, तो एस एन सेन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह जो सेशन है समाप्त होता है, लेकिन उससे पहले कुछ
प्रीलिम्स के संबंधित कुछ बिंदु देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहला क्या है कि 1857 की जो क्रांति के समय, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टन था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन। बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्चुअल है, इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा बिंदु है कि विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। तीसरा बिंदु है कि विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कमल और रोटी था विद्रोह का प्रतीक चिन्ह। चलिए दोस्तों, आज का सेशन समाप्त हुआ और आशा करते हैं कि यह हमारा वीडियो आप लोगों को काफी लाभ पहुंचाए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के यहाँ शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ हो सके। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।